नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी के चुनावी भाषणों पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। कांग्रेस और बीजेपी के अध्यक्ष को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि 29 अप्रैल तक जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताते चले कि सियासी गलियारों में लगातार बयानों की झड़ी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों के द्वारा दी जा रही थी और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले पर इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान ले लिया है। नोटिस जारी किया गया है और 29 अप्रैल तक इस पूरे मामले में जवाब जो है वो पार्टियों की तरफ से मांगा गया। जाति के नाम पर वोट मांगने पर जवाब मांगा गया और इसके साथ साथ बयान जो लगातार दिए जा रहे हैं उनको लेकर के 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक मांगा गया जवाब। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के आरक्षण पर दिए बयान पर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उनका बयान पूरा सच नहीं है, जबकि दूसरी तरफ एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने इसे लेकर कर्नाटक सरकार को चारों तरफ से घेरा। कर्नाटक सरकार में, कर्नाटक स्टेट में कुल 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए है और भी एससी का अलग है। तो ये होने के बाद में उसमें उन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 2B, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 3B, कैटेगरी 3A ऐसा किया हुआ है। तो ये सब होते भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। कि इसमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें भी आपने जो मुझसे सवाल पूछा ये आधा सच है और अर्ध सत्य पूरे झूठ से थोड़ा दिक्कत तलब होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जब हमारी सरकार आई थी कि जो रिजर्वेशन है वो खत्म नहीं किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछड़े वर्ग में उनको शामिल किया गया है तो जरूर इसके पीछे कोई नीतिगत सोच होगी और इसका ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन, ज्यादा बेटर बयान हमारे वहां के मुख्यमंत्री दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर कोई भेदभाव करती है, न हम इस देश को बांटते हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी अगले हफ्ते अमेठी से नामांकन भर सकते हैं, ऐसी जानकारी। और इसके लिए स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि वायनाड में वोटिंग खत्म होते ही अमेठी और रायबरेली सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार तय करने के लिए बैठक होगी। तो राहुल की उम्मीदवारी के लिए अंतिम फैसला जल्द हो सकता है और इसके लिए खड़गे और राहुल गांधी के बीच बातचीत बताया जा रहा है कि चल रही है। अमेठी से बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा। और अमेठी की लड़ाई अब जीजा साले पर आ गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार राहुल और रॉबर्ट वाड्रा पर हमलावर है। जगदीशपुर में जनसभा के दौरान उन्होंने जीजा साले वाला मुद्दा उठाया और जनता को जो संदेश दिया उसके मायने इस रिपोर्ट में समझते हैं। अमेठी की लड़ाई जीजा साले पर आई। कभी राहुल की डिमांड, कभी वाड्रा के पोस्टर। अमेठी के रण में कांग्रेस को कंफ्यूजन क्या? अमेठी में लोकसभा चुनाव में 5वें चरण में मतदान होगा। अमेठी में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से कौन होगा, इसको लेकर कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। अब अमेठी में रॉबर्ट वाड्रा के लिए पोस्टर लगाया गया है। अमेठी के कांग्रेस कार्यालय और गौरीगंज के कांग्रेस कार्यालय समेत कई जगहों पर रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने उन पर फोन टैपिंग का बड़ा आरोप लगाया है। राजस्थान में इस साल 2020 में सियासी संकट के समय अशोक गहलोत पर सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ साजिश रचने का दावा किया गया। उस
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी। ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान में फिर बाहर आया फोन टैपिंग का जिन। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी का बड़ा पर्दाफाश। पायलट गुट के एमएलए के फोन टैपिंग का आरोप। दूसरे चरण के मतदान से पहले राजस्थान की सियासत में एक बार फिर ऑडियो बम फूटा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने एक के बाद एक कई बड़े पर्दाफाश किए हैं। लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि अशोक गहलोत ने सीएम रहते हुए सचिन पायलट और उनके गुट के विधायकों के खिलाफ साजिश रची थी और उनके फोन टैप करवाए थे। इन सभी के मोबाइल सर्विलांस पर थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए, और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी और सभी को ये घटनाक्रम पता है कि जैसे ये ऑडियो क्लिप्स रिलीज हुई उसके बाद मुकदमे दायर हुए और जो सारा घटनाक्रम था कि किस तरह से खरीद फरोख्त की बात की जा रही है, कौन लोग हैं जो सरकार गिराना चाहते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी को इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये आरोप लगाया गया कि बीजेपी के लोग सचिन पायलट के साथ मिलकर या बाकी के और जो विधायक हैं उनके साथ मिलकर सरकार को गिराना चाहते हैं। ऐसी मंशा थी ये साबित करने की कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। लोकेश शर्मा का दावा है कि अशोक गहलोत ने ही फोन टैपिंग का पूरा षड्यंत्र रचा है और उनका मकसद सचिन पायलट और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बदनाम करना था। उन्होंने दावा किया कि अशोक गहलोत ने ही उन्हें एक पेन ड्राइव दी थी जिसमें 3 ऑडियो क्लिप थी और उसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और इस ऑडियो क्लिप को वायरल करने के लिए खुद अशोक गहलोत ने कहा था। जी सर, तो अपन ने तो यूज तो किया जो मैंने तुम्हें दिया था वो यूज किया ना। हाँ सर, अपन ने तो यूज वो किया था। अच्छा, पर शेवार का लैपटॉप था तुम्हारा था? नहीं, सीएमआर का नहीं था साहब, मेरा था। ठीक है, फिर उस लैपटॉप से मैंने उसको फोन पे लिया। ठीक है, फोन में जब कॉपी हो गया तो मैंने फिर सबको वो फॉरवर्ड कर दिया, जो मीडिया का मेरा ग्रुप बना हुआ है। कभी अशोक गहलोत के करीबी रहे लोकेश शर्मा अब उनके धुर विरोधी बन गए हैं और उनके पास मौजूद सबूतों को जांच एजेंसियों को देने की बात कर रहे हैं। दरअसल साल 2020 में सचिन पायलट कैंप की बगावत के बाद राजस्थान की तत्कालीन गहलोत सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगे थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर सरकार गिराने के गंभीर आरोप लगाए थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की कन्नौज सीट से नामांकन दाखिल कर दिया और यहां उनका मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक से होगा। अखिलेश यादव के नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी पर्चा भरा था। बताते चले आपको कि अखिलेश यादव ने पहले इस सीट से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन अब वो खुद यहां से ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश यादव इस सीट से पहले भी सांसद रह चुके हैं। तो बीजेपी के सुब्रत पाठक ने भरा पर्चा और अखिलेश यादव ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। 2 खास तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सियासी रण से आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि तमाम तरीके की गहमा-गहमी के बीच में आखिरकार अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन दाखिल अपना कर दिया है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ से तेज प्रताप यादव जो है वो ताल ठोक सकते हैं। हालांकि जब कार्यकर्ताओं का विरोध का सामना अखिलेश यादव को झेलना पड़ा तो उसके बाद उन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिया और अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में हैं। और रेनवाल के काबरोकाबास में पिछले 3 महीने से पेयजल पूर्ति जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गई है। तो पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पेयजल संकट पैदा हो गया, जिससे लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने नई पंचायत कार्यालय पर ताला जड़ दिया है। उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मटके भी फोड़े गए। विरोध जता रहे लोगों के मुताबिक क्षेत्र में पिछले 3 महीने से पानी नहीं पहुंचा पीने का।
और मजबूरन उन्हें निजी टैंकरों का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पानी नहीं पहुंचने से लोगों की दिनचर्या भी पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है और इस संबंध में जिम्मेदारों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग को 3 दिन में पेयजल व्यवस्था में सुधार करने की बात कही है और इसके साथ ही उन्होंने चेताया है कि जब तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो जाती तब तक पंचायत कार्यालय का ताला नहीं खोला जाएगा। अभी तक पानी भी नहीं आए और हम पानी नहीं आएगा तो हम पंचायत को भी नहीं खोलेंगे और रोड के जाम लगाएंगे। हम भूखे तिसाए चाहे अपने पड़े रहेंगे, पर हम ताला नहीं खोलेंगे पंचायत का। अच्छा, एक खारा पानी भी नहीं मिलता है और तो हमारे को कोई भी नहीं मिलता है। हमारे औरतों के है ना तिसाए मरते पड़ते उल्टी दस्त और हो गई। इतनी परेशानी है, बीमारी से भी परेशानी है, पानी से भी परेशानी है हमारे। और राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता आज टोंक दौरे पर हैं। आपको बता दें कि गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में मतदान दलों के प्रशिक्षण और दलों की रवानगी से पहले गुप्ता ने जायजा लिया। इस दौरान प्रवीण गुप्ता ने मतदान दलों का उत्साहवर्धन भी किया। प्रवीण गुप्ता ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के मतदान दलों को निर्देश दिए। साथ ही बूथ पर आने वाले वोटर्स के लिए छाया, पानी जैसी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने की बात कही। अपील भी करेंगे आपके मार्फत कि वोट करने जरूर आए और सुबह जल्दी आए, परिवार के साथ आए करेंगे। 2 चीज़ें मतदाता के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो वोटर पर्ची जो उसको बूथ तक ले जाने में मदद करती है, साथ में उसका एक आइडेंटिटी कार्ड। कई बार वो फ़ोटो आईडी कार्ड या हम वोटर आईडी कार्ड जो बोलते हैं वो नहीं है तो कुछ लोग सोचते हैं कि वोट नहीं पड़ सकता, कहीं नहीं मिला, आया नहीं, खो गया, अभी नहीं मिल रहा है। तो 12 वैकल्पिक डॉक्यूमेंट वहाँ भी बूथ पे लगे हुए हैं। आप कोई भी उनमें से, जैसे आधार ही है रोज़ यूज़ होता है, या बैंक पासबुक है, या आपकी पोस्ट डिपार्टमेंट की पासबुक है, या ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप उन 12 डॉक्यूमेंट्स को लेके आ सकते हैं। राजसमंद लोकसभा सीट के लिए कल मतदान होना है, जिसके लिए मतदान कर्मियों को अंतिम ट्रेनिंग देकर पोलिंग बूथों के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि जिले में 2125 पोलिंग बूथ बनाया गया है और जिन पर 20,60,940 मतदाता अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करेंगे और बूथों पर चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए पांडाल भी बनाए गए हैं। साथ ही पेयजल के लिए जंबो वाटर कूलरों की भी व्यवस्था की गई। 2019 के मुकाबले इस सीट पर तकरीबन बताया जा रहा है कि 1.5 लाख मतदाता बढ़े हैं, जिनमें से 25 ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। हम लोगों ने विशेष तैयारियां की है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पोलिंग पार्टीज का और उनका जो बूथ नंबर है उसको हमने प्रॉपर चेयर्स पे डिस्प्ले किया है और उनको जो भी सामग्री है और साथ में जो मशीन्स है उनको उनकी जगह पर बैठे बैठे वहाँ पर हमने व्यवस्था की है कि उनको वहीं पर मिल जाए, ताकि उनको अनावश्यक काउंटर्स में खड़ा नहीं होना पड़े। इसके अलावा जिले के बाहर हमारी जो 4 विधानसभाएं हैं, जैतारण, ब्यावर, मेड़ता और डेगाना, उनके लिए भी पोलिंग पार्टीज रवाना हो चुकी है। मेड़ता और डेगाना की मेड़ता गवर्नमेंट कॉलेज से एक साथ ही पोलिंग पार्टीज रवाना हुई है। ब्यावर की पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से पोलिंग पार्टीज रवाना की गई है और जैतारण की पांगड़ कॉलेज पाली से पोलिंग पार्टीज रवाना की गई है। और राज्य सरकार आंगनबाड़ियों का कायाकल्प करने जा रही है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ियों को सशक्त करने के लिए शौचालय, विद्युतीकरण और नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। ICDS विभाग के निदेशक OP बुनकर ने बताया है कि सेंट्रल और राज्य दोनों सरकारें आधा आधा पैसा देंगी। अभी 849 आंगनबाड़ियों के निर्माण का बजट सेंट्रल से पास हो चुका है, जिनका निर्माण शुरू हो चुका है। सरकार के इस कदम से आंगनबाड़ियों के स्वरूप बदलने में उन्होंने कहा कामयाबी होगी। 20 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिसमें से हमारे खुद के भवन केवल 26,000 पे है। 19,000 हमारे आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों में चल रहे हैं और 8,400 भवन किराए के भवन में चल रहे हैं। तो जो हमारे जो खाली केंद्र हैं उनका पैसा एक फेज वाइज मंजूर होती है, जिसमें 50-50 स्कीम होती है सरकार की, सेंटर और स्टेट की। सेंटर जितना पैसा जितने आंगनबाड़ी को देता है उतना पैसा स्टेट देती है। अलवर के धोबी घट्टा क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट को लेकर स्थानीय महिलाओं ने निगम कार्यालय का घेराव किया और महिलाओं का यह कहना है कि लंबे समय से इलाके में पेयजल की समस्या बनी हुई है, जिसे लेकर के बार बार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी निस्तारण नहीं किया गया है।
गर्मी के इस मौसम में शहर के कई इलाकों में पानी की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में जलदाय विभाग और निगम की ओर से माकूल इंतजाम नहीं किए गए, जिसके बाद महिलाओं ने प्रदर्शन किया। धोबी घाटा से आया है और हसीना मेरा नाम है और हमारा बच्चा ने हम स्कूल से लाया छुट्टी करवा के नहीं स्कूल से लाया आएंगे। बच्चा पिसाया मर रहा है, हम पिसाया मर रहा है। टैंकर हम गरीब आदमी का हाथ तक गिरवाएंगे, ना तो नड़ा रहेंगे ना हमारी बोरी सही रहेगी। और बूंदी जिले में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित जागरण में एक युवक के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला करने से मीणा समाज में आक्रोश व्याप्त है। घटना से नाराज मीणा समाज ने कोटा रेंज आईजी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मीणा समाज की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप में कहा गया है कि राजनीतिक द्वेषता के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। उन्होंने मामले की जांच के साथ घटना के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। और आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित बनवारी को मुआवजे के साथ परिवार को नौकरी भी देने की बात कही है। और पुलिस ने इस मामले में आरोपी तेजराज गुर्जर को हाईवे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। अजंता पंचायत कापरेंट थाने में है और जो कोड़किया गांव है गुजर बाउल है, 2-3 परिवार मीणा परिवार के रहते हैं। और जिस निर्ममता से वो धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था, हनुमान जयंती पर भजन संध्या हो रही थी, उस पर जिस निर्ममता से तेजमल गुर्जर ने बनवारी मीणा जो वहीं का रहने वाला था उस पर कुल्हाड़ी से वार करके जो आक्रमण किया है, कातिलाना हमला किया, वो बचने की स्थिति में ऐसा लगता नहीं है। और मुझे लगता है कि ये केवल तेजमल की हिम्मत नहीं हो सकती। श्रीगंगानगर की सिविल लाइन एरिया में एक खाली प्लॉट से एक्सपायर्ड दवाइयां लावारिस हालत में मिली और ये सभी दवाइयां मल्टीविटामिन की हैं और इनमें इंजेक्शन भी शामिल है। स्थानीय की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दवाइयों को जब्त कर लिया है और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को बुला लिया गया है, उन्हें दवाइयां दे दी गई हैं। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और पाकिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन स्वागत की आड़ में पाकिस्तान ने ईरान को बिन किसी सूचना दिए कश्मीर का मुद्दा उठाया और उस पर ईरान को घसीटने की कोशिश की गई, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान की जमीन पर ही उसकी कैसे बेइज्जती की, जरा रिपोर्ट में देखिए। मैं आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा पीढ़ियों के लिए आवाज उठाई। 2 महीने पहले आप खुद एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग रहे थे। ईरानी प्रेसिडेंट ने जो है एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की या जो एड्रेस किया उसमें उन्होंने 3 से 4 बार कश्मीर का जिक्र किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर धोखे वाली हरकत की और उसे एक बार फिर बेइज्जत होना पड़ा। ईरान के राष्ट्रपति 3 दिन के दौरे पर कंगाल पाकिस्तान पहुंचे थे। पाकिस्तान के पास कारपेट बिछाने के भी पैसे नहीं हैं, लेकिन किसी तरह पाई पाई जोड़कर उसने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के लिए रेड कारपेट बिछाया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया, रईसी के लिए शायरी पढ़ी। माँ रोशन दिले माशात, चश्मे माँ रोशन दिले माशात, खैर खूब। आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। अपने दुश्मन ईरान को सच्चा दोस्त बताया, लेकिन इन सब स्वागत के पीछे उसकी चाल थी, जिसका जवाब भी उसे ईरानी भाषा में मिल गया। सबसे पहले आप देखिए कैसे ईरान के साथ दोस्ती का दिखावा कर पाकिस्तान ने दगाबाजी की। मैं आपका और ईरान के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमेशा कश्मीरियों के लिए आवाज उठाई और इंशाअल्लाह मैं समझता हूं कि वो दिन आएगा जब कश्मीरियों को भी उनके हकूक मिलेंगे। ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान में कई आपसी मुद्दों पर बात करने आए थे, लेकिन शहबाज शरीफ ईरान को बिना बताए कश्मीर का मुद्दा उठाने लगे। शहबाज शरीफ की जुबान से कश्मीर शब्द सुनते ही रईसी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान के पीएम ईरान की आधिकारिक यात्रा पर इस तरह से सियासत करेंगे।
लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ईरानियन प्रेसिडेंट को हर तरह से कोशिश की गई शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कि किसी तरीके से कश्मीर पे बात कर ली जाए और कह दिया जाए कि जी कश्मीरियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, भारत जो है कश्मीरियों को पीस रहा है, काट रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ईरानियन प्रेसिडेंट ने जो है एक बार भी कश्मीर का नाम नहीं लिया। मेरे ख्याल से इस वक्त जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इस बात को अंडरस्टैंड करे कि आप कश्मीर करने से कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान इस इंतजार में ही रह गया कि ईरान कश्मीर के मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देगा, लेकिन ईरान ने इस मुद्दे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और पाकिस्तान अपनी चाल में नाकामयाब रहा। इसके बाद तो पूरे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ का मजाक उड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान ने पाकिस्तान की जमीन पर आकर उसकी बेइज्जती की है। तो 2 महीने पहले आप खुद एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग रहे थे। ईरान के और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।